मैं बचपन से ही अपनी दीदी का पिछलग्गू रहा हूँ। मतलब हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। जिस दिन मेरी दीदी को पता चला कि वो इस घर की सगी बेटी नहीं है और उन्हें बचपन में बदला गया था, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। छोटू, तुम्हारी नई दीदी घर आ रही है, तुम्हें मेरी साइड रहना है। जब वो घर आएगी तो हम दोनों मिलकर उसकी बैंड बजाएंगे। जिस दिन नई दीदी घर आई, उन्होंने एकदम पुराना और फीका पड़ा हुआ कपड़ा पहन रखा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं बस उन्हें अपा चाय अब्बास टी ऑफर करने ही वाला था कि तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक लाइव चैट यानी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उसमें लिखा था, लो भाई आ गए, अब ये विलन भाई बहन मिलकर इसे परेशान करना शुरू करेंगे। बेचारी हेरोइन यूनिवर्स की जिंदगी पहले ही इतनी खराब रही है, जैसे तैसे अपने असली घर पहुंची है और अब ये दोनों शैतान उसे तंग करेंगे। आगे एक और कमेंट था, कोई बात नहीं, अभी भले ही ये बेचारी लग रही है, लेकिन आगे चलकर ये इस कहानी की सबसे बड़ी बॉस बनने वाली है। चुटकियों में इन दोनों छोटे शैतानों को कंगाल कर देगी और ये दोनों सड़क पर भीख मांगने लायक रह जाएंगे। भाई, ये सुनकर मैंने सोचा, ना भाई ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देना है। मैंने आगे बढ़कर तुरंत अपनी नई दीदी को गले लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, दीदी, आपका घर में बहुत बहुत स्वागत है। बस उसी पल उस उदास सी लड़की की आंखों में एक चमक आ गई। दरअसल मैं और मेरी पुरानी दीदी बचपन से ही मम्मी पापा के लाडले रहे हैं। हम दोनों ऐशो आराम से पले बढ़े हैं और लोग हमेशा हमारे भाई बहन के इस रिश्ते को देखकर जलते थे। हमारा परिवार बहुत अमीर है, इसलिए हर साल हमारे बंगले पर बड़े धूमधाम से बर्थडे पार्टी होती थी। खासकर मेरी दीदी लीसिया, LSIYA, वो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती हैं, कमाल का पियानो बजाती हैं और टैलेंट के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। वो बचपन से ही शर्मा जी के बच्चों जैसी परफेक्ट रही हैं। और मैं तो हमेशा से उनका पिछलग्गू था। जब उन्हें स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के पर क्रश था तो मैंने उनके लिए लव लेटर पहुंचाया। जब वो क्लास बंक करके गेम खेलती थीं तो मैं उन्हें बचाता था। और जब उनका होमवर्क करने का मन नहीं होता था तो मैं रात रात भर जाग कर उनका होमवर्क करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इस ली परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूं। जब मैं छोटा था तो दीदी अक्सर मुझे चिढ़ाते हुए कहती थी कि इस घर की बॉस वही हैं, और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मम्मी पापा से कहकर मुझे वापस अनाथालय ऑर्फनेज भिजवा देंगी। मैं इतना डर गया कि रोने लगा। बस उसी दिन से अनजाने में मेरी आदत सबको खुश करने वाली बन गई, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। मैं दिन रात बस लीसिया दीदी के पीछे पीछे भागता रहता और हर वक्त दीदी दीदी करता रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब दीदी ने मुझसे फिर से वही स्कूल के पॉपुलर लड़के क्रश के लिए नाश्ता लाने को कहा। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि दीदी का मैसेज आ गया, हेरे छोटू, नाश्ता पहुंचाया क्या? मैं इतनी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था, हांफते हांफते मेरी हालत खराब थी। इतनी जल्दी कैसे पहुंचता? मैंने रिप्लाई किया, आपको पता भी है हमारे स्कूल की कैंटीन कितनी दूर है। अगली बार से मैं आपका ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला। इस पर दीदी हंसने लगीं और बोलीं, तुम हर बार यही कहते हो कि नहीं करोगे, लेकिन आखिर में कर ही देते हो। वैसे हाल फिलहाल में मेरी सारी पॉकेट मनी उसके लिए गिफ्ट खरीदने में खत्म हो गई है, तो तुम्हारी पॉकेट मनी के पैसे बाद में दूंगी। कल सुबह का नाश्ता भी प्लीज तुम ही लाकर दे देना। और हाँ छोटू, तुम्हारी नई दीदी घर आ रही है, तुम्हें मेरी साइड रहना है। जब वो घर आएगी तो हम दोनों मिलकर उस पर धावा बोलेंगे, यानी उसे मजा चखाएंगे, उसे जरा उसकी औकात दिखाएंगे। और सच में जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि मम्मी अपने साथ एक अनजान लड़की को लेकर आई हैं। वो लड़की दरवाजे के पास सबसे अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसके काले बाल इतने लंबे थे कि उसकी आंखों को ढक रहे थे और उसने अपनी पलकें झुका रखी थीं। कोई भी उसके चेहरे के हाव भाव नहीं पढ़ पा रहा था। उसने एक पुरानी और फीकी पड़ चुकी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। चेहरा काफी कमजोर था और उसकी आंखों में इस उम्र के बच्चों जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी थी। उसके हाथों पर काम करने की वजह से छाले और गट्टे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा ठीक से देखा, मैं दंग रह गया। मेरी पुरानी दीदी लीसिया अपने साथ के बच्चों में सबसे सुंदर मानी जाती थी, लेकिन ये लड़की तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चेहरा बिल्कुल मम्मी से मिलता जुलता था, एकदम शार्प फीचर्स वाली गॉर्जियस ब्यूटी। ऐसा लगता था कि वो हम जैसे आम लोगों की दुनिया की है ही नहीं। सच में कोई इंसान एक ही समय पर इतना गरीब और इतना रॉयल कैसे दिख सकता है, ये मैंने उसे देखकर समझा। उसका नाम था अली यानरान ली यानरान, जो मम्मी की असली बेटी थी, जो बचपन में अस्पताल में बदल गई थी। इसका मतलब यह था कि लीसिया ने पूरे 17 साल तक उस ऐशो आराम की जिंदगी का मजा लिया जो असल में इस लड़की की थी। लेकिन इसके बावजूद कि असली बेटी घर लौट आई थी, मम्मी अब भी लीसिया का ही पक्ष ले रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से लीसिया का हाथ थपथपाया और उसे दिलासा देते हुए धीरे से कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ बेटा, तुम आज भी हमारे परिवार के लिए सबसे जरूरी और खास बच्ची हो। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। मम्मी का ये बर्ताव देखकर मुझे समझ आ गया कि मुझे किस तरफ रहना है।
मैंने यही तय किया कि मैं आगे भी ली सिया को ही खुश रखूंगा। दूसरी तरफ बचपन से बाहर भटकने और तकलीफें झेलने की वजह से ली यानरान के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें किसी भेड़िए की तरह तेज और जिद्दी थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप मम्मी को घूरती रही। उसकी उस ठंडी और गहरी नज़र ने मम्मी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगी। तब जाकर मम्मी उसके पास गईं और उसे गले लगाया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, इन सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। ली सिया ने जब ये देखा तो उसके मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। वो तंज कसते हुए बोली, मम्मी, आप लोग ही असली परिवार हो। अब जब आप सब मिल गए हों तो फिर मेरा यहाँ क्या काम, मैं चली जाती हूँ। ये सुनते ही मम्मी घबरा गईं। उन्होंने तुरंत ली यानरान को खुद से दूर किया और दौड़कर ली सिया का हाथ पकड़ लिया। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं? तू हमेशा मम्मी की सबसे लाडली और प्यारी बेटी रहेगी। अब जहां मम्मी का ध्यान नहीं था, वहां ली सिया ने ली यानरान की तरफ देखकर अपनी भौहें उचकाईं और एक घमंड भरी मुस्कान दी। लेकिन ली यानरान के चेहरे के हाव भाव अब भी बिल्कुल ठंडे थे। ली यानरान के चेहरे के हाव भाव अब भी बिल्कुल ठंडे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी उसे प्यार करें या न करें, उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ मैंने ही ध्यान दिया था कि उस बेरुखी के पीछे उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी और अकेलापन भी था। तभी मम्मी ने उससे कहा, ली यानरान, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। इस पूरे मामले में देखा जाए तो ये ली सिया भी एक शिकार ही है, इसकी भी कोई गलती नहीं है। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने फिर से रीडर्स के कमेंट्स यानी लाइव चैट की बाढ़ आ गई। भाई, मैं तो हैरान हूं, जो लड़की इस पूरी सिचुएशन का सबसे ज्यादा मजा ले रही है, वो भला विक्टिम कैसे हो गई? ली सिया ने पूरे 17 साल तक ऐशो आराम की जिंदगी जी, जबकि ली यानरान उस घरेलू हिंसा करने वाले राक्षस के घर में रही, जहां उसे रोज मार खानी पड़ती थी और दिन रात काम करना पड़ता था। भाई, ऐसा विक्टिम तो मुझे भी बनना है। ली यानरान अब भी चुप थी। मम्मी को भी शायद अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ली यानरान के सामने ले गई। चलो बेटा, अच्छे बच्चे की तरह इन्हें दीदी बोलो। तभी ली सिया ने चुपके से मेरी कमर पर जोर से चूटी काटी और मुझे आंख मारकर इशारा किया। अब रूल तो सिंपल था। मेरी दीदी जब भी किसी को टारगेट करती थी, मैं तुरंत उनका साथ देने पहुंच जाता था। मैंने भी अपनी भावनाएं बटोरी, ली यानरान की तरफ देखा, अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और बड़े ताने मारते हुए लहजे में कहा, अच्छा, तो तुम हो मेरी नई दीदी? तभी मेरी आंखों के सामने रीडर्स के कमेंट्स फिर से चमक उठे। ओ भाई, मुझसे तो अब ये सब देखा भी नहीं जा रहा। हद है यार, बेचारी हेरोइन ने इतने सालों तक नरक जैसी जिंदगी काटी, जैसे तैसे अपने असली घर पहुंची, और अब यहां आते ही इन दोनों मतलबी शैतानों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं भाई, अभी भले ही ये बेचारी लग रही है, लेकिन आगे चलकर ये इस कहानी की सबसे बड़ी बॉस बनने वाली है। चुकटियों में इन दोनों छोटे शैतानों को कंगाल कर देगी। ऐसा रास्ता दिखाएगी कि ये दोनों सड़क पर भीख मांगेंगे और कचरे में से खाना ढूंढ कर खाएंगे। कंगाल? कचरे में से खाना ढूंढ कर खाएंगे? भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होने देना है। मैंने ली सिया के नखरे उठाने में इतनी मेहनत की, उसे इतना खुश रखा, वो सब क्या इसीलिए किया था कि आखिर में मैं सड़क पर आ जाऊं? नहीं भाई, मुझे अपनी नैया डूबने से बचानी ही होगी। मैंने तुरंत अपना पासा पलटा, आगे बढ़ा और सीधे जाकर नई दीदी को गले लगा लिया और एकदम मीठी आवाज में कहा, वाह, ये वाली दीदी तो बहुत सुंदर है, मुझे ये दीदी बहुत अच्छी लगी। दीदी, मेरा नाम लाई फे है, आपका घर में बहुत बहुत स्वागत है। वो लड़की एकदम दंग रह गई। उसके उस ठंडे और बेजान चेहरे पर आखिरकार एक अलग सा हाव भाव दिखाई दिया। जब मैंने उसे गले लगाया तो मैं महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर एकदम अकड़ गया था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। और फिर उसने बड़े संकोच के साथ बहुत धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा। मैं मन ही मन मुस्कुराया और ली यानरान का हाथ पकड़कर सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। दीदी, आप कितनी कमजोर हो गई हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलो, खाना बिल्कुल तैयार है, आज आपको ढेर सारा खाना खाना पड़ेगा। ये देखकर रीडर्स पूरी तरह चकरा गए। अरे, ये क्या सीन है? ये विलन भाई अब ली यानरान को परेशान क्यों नहीं कर रहा? पक्का इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा खुराफात चल रहा है। ये ली सिया का चमचा है, आगे चलकर देखना, ये पक्का कोई ना कोई बड़ी चाल चलेगा। खैर, जब हम सब खाने की टेबल पे बैठे तो मम्मी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक नौकरानी से कहकर सारे अच्छे अच्छे और महंगे पकवान हम दोनों मेरे और ली सिया के सामने रखवा दिए, और बेचारी ली यानरान के सामने सिर्फ वो उबली हुई सब्जियां बची, जिन्हें मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। तभी मम्मी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बात संभालने के लिए तुरंत ली यानरान की प्लेट में स्वीट एंड सोर फिश टैंजरीन फिश का एक टुकड़ा रखा और बोली, ली यानरान,
ये फिश बहुत टेस्टी बनी है, तुम ये खाओ। ली यानरान ने उस टुकड़े को देखा और बड़ी बेरुखी से कहा, मैं फिश नहीं खाती, मुझे सी फूड से एलर्जी है। मम्मी पल भर के लिए एकदम असहज एम्बैरेस्ड हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत वो फिश का टुकड़ा वहां से उठाया और ली सिया की प्लेट में डाल दिया। ली सिया बेटा, तुम आजकल पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही हो, तुम ही इसे खा लो, मम्मी ने कहा। तुम ही इसे खा लो। ली सिया ने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू मम्मी, मुझे तो ये फिश वैसे भी बहुत पसंद है, कल भी यही बनवाना। वैसे मम्मी, कल हमारे लिए एक बढ़िया सी फूड पार्टी रखोगे क्या? फिर उसने चुपचाप अपना खाना खा रहे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे ने आज मुझसे कहा था कि उसका सी फूड खाने का बहुत मन है। क्यों फेई, सही कहा ना? ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने रीडर्स के कमेंट्स फिर से चमक उठे। भाई, ये लड़की कितनी घटिया है, कितनी चालाकी से बातें घुमा रही है। इसे अच्छे से पता है कि हेरोइन को सी फूड से एलर्जी है, जानबूझकर ये नौटंकी कर रही है। अब समझ आया कि ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये दोनों सड़क पर आ जाएंगे और पाई पाई के लिए मोहताज होंगे। वैसे मुझे याद आया, ये जो विलन भाई है ना, ये दिखने में काफी मासूम और सीधा है, इसलिए आगे चलकर कुछ बहुत बुरे और खतरनाक लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। भाई, ये पढ़ते ही मेरे मुंह का निवाला गले में अटक गया। मेरी तो भूख ही उड़ गई। अपनी जान बचाने के लिए मेरा सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। मैंने तुरंत टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और कहा, अरे नहीं मम्मी, सी फूड छोड़ो, मेरा तो स्वीट एंड सोर चिकन, कोला चिकन विंग्स, मापो टोफू और मशरूम चिकन सूप खाने का ज्यादा मन है। यह कहकर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा हिलाते हुए बड़े लाड से कहा, मैंने मम्मी के सामने थोड़ा लाड दिखाते हुए कहा, मम्मी प्लीज, मुझे तो यही सब खाना है ना। मम्मी को मेरा यह अंदाज हमेशा से पसंद था। उन्होंने प्यार से मेरी नाक खींची और हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, कल शेफ से कहकर तुम्हारे लिए यही सब बनवा दूंगी, मेरे पेटू राम। अब ली सिया ने जब देखा कि मैंने परेशान करने के बजाय एक तरह से ली यानरान की मदद कर दी है, तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। लेकिन मैंने अपना सिर नीचे झुकाया और चुपचाप खाना खाने लगा, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। सच कहूं तो बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता आया था। उसकी हर बात मानना जैसे मेरी आदत बन चुकी थी, इसलिए उसे मना करना मेरे लिए भी बहुत अजीब था। अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी घबराहट और थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। लेकिन भाई, अपनी जान दांव पे लगाकर मैं उसके पापों का भागीदार नहीं बन सकता था। खाने के बाद मम्मी ने ली यानरान को उसका कमरा दिखाया, जो ठीक मेरे कमरे के बगल में था। मुझे लगा कि चलो, आज की रात तो खैरियत से कट गई। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने रीडर्स के कमेंट्स फिर से चमक उठे। हद है यार, इस विलन लड़की ने जानबूझकर हेरोइन के गद्दे और कंबल पर पानी डाल दिया। कितनी घटिया है ये। अभी अभी तो वसंत स्प्रिंग की शुरुआत हुई है, रात में इतनी ठंड होती है, ऐसे में कोई भला कैसे सोएगा। अरे कोई बात नहीं भाई, दिल छोटा मत करो। बस ये सोचो कि आगे चलकर इन दोनों दुष्ट भाई बहन के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं होगी। जब बारिश होगी तो ये फ्लाईओवर के नीचे भिखारियों से जगह के लिए लड़ रहे होंगे और वहां से भी इन्हें लात मारकर भगा दिया जाएगा। ये सोचकर ही कलेजे को ठंडक मिल जाती है। रीडर्स के कलेजे को तो ठंडक मिल गई, लेकिन भाई यहां मेरी जान पे बनाई, मेरा तो बीपी हाई हो गया। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, तुरंत नंगे पैर ही बिस्तर से नीचे कूदा, अलमारी से एक नया और गर्म कंबल निकाला और सीधे उसके कमरे की तरफ भागा। मैंने बहुत धीरे से उसका दरवाजा खटखटाया। ली यानरान ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो पल भर के लिए ठहर गई। बाहर बिखरी हुई चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिसने उसके चेहरे के नक्श को और भी ज्यादा उभार दिया था। उसका वो खूबसूरत चेहरा देखकर मैं बस एक पल के लिए देखता ही रह गया। मैंने तुरंत होश संभाला, कंबल को ऊपर उठाया और कहा, दीदी, मुझे पता चला कि आपका कंबल गीला हो गया है, इसलिए मैं अपना कंबल आपके लिए लेकर आया हूं। वो ये सुनकर एकदम हैरान रह गई। उसने काफी देर तक बिना पलकें झपकाए मुझे देखा और फिर बहुत धीरे से बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? मैंने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, क्योंकि आप मेरी दीदी हो ना, और हम सब एक ही परिवार हैं, एक फैमिली हैं, एक परिवार। ऐसा लगा जैसे इन शब्दों ने उसके दिल को अंदर तक छू लिया हो। उसने बहुत धीरे से इन्हीं शब्दों को दोबारा दोहराया, एक परिवार। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ दीदी, मैं बहुत समझदार हूं, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा और हमेशा आपकी रक्षा भी करूंगा। ये सुनते ही उसके उस गंभीर चेहरे पर अचानक एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। मैं बड़ी बहन हूं, तो मुझे अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अब रही बात आपकी सबसे पसंदीदा कहानी की, तो भाई दिल थाम कर बैठो। माई बिलियनर वाइफ इज माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर बहुत जल्द आ रही है। कल शाम तक तो वो आपके सामने होगी ही होगी।
और अगर कल शाम तक किसी वजह से नहीं आ पाई तो परसों सुबह तक तो हर हाल में आ जाएगी। असल में बात यह है कि वो एक बहुत बड़ी और धमाकेदार स्टोरी होने वाली है, तो भाई उसे बेहतरीन बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आज की स्टोरी का क्या सीन था। तो यार मैं थोड़ा खाली बैठा था तो सोचा क्यों ना इस पे काम शुरू किया जाए। जब लिखना शुरू किया तो मेरा मन लग गया और मैंने इसे पूरा लिख दिया। पर अब मैंने सोचा है कि इसे यहीं ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अब सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी फेवरेट कहानी पर होगा। तो चलो सीधे मिलते हैं अगली धमाकेदार स्टोरी में, आपकी सबसे फेवरेट कहानी माई बिलियनियर वाइफ इज माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।